मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और हम लोग आज खत्म कर देंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इसी के साथ ये हुई बहुत अच्छी बात, इस चैप्टर को करेंगे खत्म और फिर शुरू करेंगे अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग्स। चलेगा। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर बात कर ली है सारी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज यूजुअली बोला जाए या नॉर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर ट्रेंड्स जैसे आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। अभी तक हम लोगों ने इनकी बात कर ली थी। आज की क्लास में हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, यानी वी विल ऑब्जर्व ट्रेंड्स इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स आप मेरे वीडियोस से बना सकते हो। सो हम लोग बात करेंगे ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, क्या बात समझ में आ गई? ट्रेंड्स देखेंगे कि या प्रॉपर्टी के अंदर पीरियोडिसिटी भी बोल सकते हो, वो भी देखेंगे। एक ही बात है, क्या देख रहे हैं तुमको तो समझ में आई गया है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली जिस तरीके से हम लोगों ने आयनाइजेशन इंथैल्पी देखी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी, वही चीज अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी, वैलेंसी, वैलेंसी और हेलो 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 चेक 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 और ऑक्सीडेशन स्टेट। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे नन्हे मुन्नो, अभी आप लोगों को इस दानव के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा कि ये दानव कौन है, ये दानव कहां से आया है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इजी है। इसी साल आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर पढ़ोगे, तब इस दानव के साथ अपन बहुत खिलवाड़ करेंगे। तो आप लोग चिंता मत करो, इसको मैं हल्का फुल्का यही समझा दूंगा और जब रेडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर आएगा तब अपन इस ससुरे को फोड़ देंगे। ठीक है, चलिए। तो गाइस हम लोग बात करेंगे वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट की। नाउ बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? देखो, वैलेंसी समझने से पहले मैं आपके साथ में एक टेबल बनाना चाहूंगा। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17। ग्रुप 18 बनाने से मतलब ही नहीं है। प्यारे बच्चों, जब आप ग्रुप 1 की बात करते हो तो ग्रुप 1 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1। इसका क्या होता है? NS2। इसका NS2NP1, इसका NS2NP2, इसका NS2NP3, इसका NS2NP4 एंड इसका NS2NP5। मतलब इसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं क्योंकि तो जगह नहीं है। ये मैंने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर मैं लिखता हूं इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 3, इसके वैलेंस शेल में 4, इसके वैलेंस शेल में 5, इसके वैलेंस शेल में 6 और इसके वैलेंस शेल में 7। चलो एक काम करते हैं, आपको बुरा नहीं लगे इसलिए ग्रुप 18 को भी लिख देते हैं। ग्रुप 18 इसके वैलेंस शेल में 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP6। ठीक है। नाउ प्यारे बच्चों, इस पूरे टॉपिक को यानी इस पूरे टेबल को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट इधर का। समझ में आ गई बात? यानी पहले 3 ग्रुप एक तरफ, ग्रुप 14 बीच में और बाकी के 3-4 ग्रुप इधर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? वैलेंसी का मतलब होता है इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल or it is the number of electrons present in the valence shell or it is the number of electrons, या ऐसा लिखना पड़ेगा, और 8 minus number of electrons
प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। ध्यान से सुनेंगे, समझ में आएगा, तब ये चीज क्लियर होगी। क्या बोला मैंने कि वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी का मतलब होता है इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। आपके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, या 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ वैलेंस शेल, यानी कि 8 में से वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जब आप उसे माइनस कर देंगे तो आपको वैलेंसी मिलेगी। तो यहां पर वैलेंसी ऑब्टेन करने के क्या तरीके हो गए? यहां पर वैलेंसी ऑब्टेन करने के 2 तरीके हो गए। पहला तरीका क्या हो गया? पहला तरीका सीधा सीधा ये हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रेजेंट हो कहां पर? वैलेंस शेल में। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ये 2 तरीके हो गए मेरे प्यारे बच्चों। अब कब कौन सा तरीका लगेगा ये समझना जरूरी है, वैलेंसी का ये तरीका समझना जरूरी है। तो बच्चों पहले 3 ग्रुप्स को देखो, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, और इनको देखने से पहले अपने मन में एक बात हमेशा बना के रखो कि किसी भी एटम को सिर्फ एक चीज की इच्छा होती है कि वो अपने शेल को पूरी तरीके से भर ले। क्या बोला मैंने? वो अपने वैलेंस शेल को पूरी तरीके से भर ले। किसी भी एक एटम की क्या इच्छा होती है कि उसका वैलेंस शेल पूरी तरीके से फुल्ली फिल्ड हो जाए। मैं इस चीज को यहां लिखूंगा, दैट एवरी एटम tries to fully fill its valence shell, यानी हर एक एटम ये कोशिश करेगा कि उसका शेल पूरी तरीके से भर जाए। अब जब आप फर्स्ट ग्रुप्स की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों फर्स्ट ग्रुप के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप बताइए इसे अपना वैलेंस शेल भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी? 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, नो डाउट, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इमेजिन करो ये एक एटम है, ये मैं सोडियम बना रहा हूं, ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। सोडियम तीसरे शेल में आता है। ये सोडियम के तीसरे शेल का इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो अगर चाहो तो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो ये सेकेंड शेल में होगा ना 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा इसके 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में, और अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए मैंने। ठीक है, तो अब आपके सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद सोडियम का एटम कुछ इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां पर सोडियम क्या कर सकता है? अब यहां पर सोडियम 2 चीज कर सकता है। क्या कर सकता है सोचो? सोडियम यहां पर क्या कर सकता है? 7 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया ना कि एवरी एटम ट्राइज टू फुल्ली फिल इट वैलेंस शेल, और हम लोग सब जानते हैं कि वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आगे वाले लेवल पर और ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए मैंने 8 इलेक्ट्रॉन लिखते हुए फुल्ली फिल्ड करने की कोशिश करी। तो यहां पर सोडियम चाहेगा कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए? 8। एक मौजूद है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन लाने हैं। अब आप एक बात खुद सोचो, इतना तो आप लोग पढ़ के आ गए हो कि जब आप लोग ग्रुप 1 से ग्रुप 17 की तरफ जाते हो तब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। मतलब ग्रुप 1 के एटम्स के मुकाबले, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के मुकाबले ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के अंदर न्यूक्लियस पावरफुल होता है। मतलब ग्रुप 1 का न्यूक्लियस कमजोर है, उससे थोड़ा पावरफुल 2 का है, उससे थोड़ा पावरफुल 3 का है, उससे पावरफुल 4 का है, उससे ज्यादा पावरफुल 15, उससे ज्यादा 16 और सबसे ज्यादा 17। ग्रुप 18 तो ऑलरेडी नोबल है। तो अब आप खुद सोचो, इस ग्रुप का न्यूक्लियस तो कमजोर है, तो क्या एक कमजोर न्यूक्लियस इस एटम के आउटर मोस्ट शेल को पूरी तरीके से भरने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ला पाएगा? नहीं, इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अब इस एटम की टेंडेंसी क्या होगी? इसको तो अपना आउटर मोस्ट शेल पूरी तरीके से भरना है, और एक चीज कैंसिल हो गई, क्या? इलेक्ट्रॉन ला नहीं सकते,
तो फिर इसने सोचा कि अगर इलेक्ट्रॉन ला नहीं सकते तो क्या एक इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, इलेक्ट्रॉन गया, जैसे इलेक्ट्रॉन गया शेल भी गया, क्योंकि शेल कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन होता है, अदरवाइज ये तो एक हाइपोथेटिकल जगह है। ये लो, सोडियम का आउटर मोस्ट शेल अब कौन सा हो गया, पहले इसका आउटर मोस्ट शेल थर्ड शेल था, लेकिन अब इसका आउटर मोस्ट शेल सेकेंड शेल हो गया, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, जो फुल्ली फिल्ड है, और ये इसी वजह से स्टेबल हो गया। तो ये बात आपको समझ में आई। तो प्यारे बच्चों, इधर के ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के जो एटम्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स खींच के नहीं ला पाते, इलेक्ट्रॉन्स खींचने की इनके पास पावर नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और देयरफॉर इनकी वैलेंसी भी यही कहलाएगी कि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इनके वैलेंस शेल में मौजूद है वही इनकी वैलेंसी है। क्यों? क्योंकि ये उसे क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे। दीज 3 ग्रुप विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इनके अंदर वाला जो शेल रहेगा वो पूरी तरीके से भरा हुआ होने की वजह से आपको बड़े आराम से इनकी वैलेंसी का पता लग सकता है। तो पहले 3 ग्रुप की वैलेंसी का पता चल गया। तो पहले 3 ग्रुप की वैलेंसी मैंने इस वाली मेथड से निकाली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, जिसे ये क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। अब बात करते हैं ग्रुप 14 की। ग्रुप 14 के अंदर कौन आता है, कार्बन। अब कार्बन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कार्बन, अब आप खुद सोचो, आप एक काम करते करते आधे रास्ते तक आ गए हो, एक काम करते करते आप क्या हो, आधे रास्ते आ गए हो, अब आप बीच में खड़े हो, जितनी दूरी आप अभी तय करके आए हो उतनी ही दूरी पर आपकी मंजिल है, जितनी दूरी से आप आए हो उतनी ही दूरी पर आपकी मंजिल है। क्या मैं शाहरुख खान जैसा दिख रहा हूं? हे किरण, हे, समझ में आ रही बात आपको? तो यहां पर क्या हुआ, कार्बन बोलेगा मैं 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा नहीं, ये 4 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करने में मेरे को बहुत टाइम लगा, मैं मेरे 4 इलेक्ट्रॉन क्यों दूं। कार्बन ये सोचेगा ना कि 4 इलेक्ट्रॉन जब मेरे पास में है तो क्या मैं और 4 इलेक्ट्रॉन ला नहीं सकता। कार्बन यही सोचेगा, नो डाउट, कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आऊंगा। लेकिन कार्बन का भी न्यूक्लियस कोई इतना बड़ा वाला थोड़ी है कि 4 इलेक्ट्रॉन खींच के ले आए, इतना पावरफुल नहीं है। तो फिर कार्बन क्या करेगा, फिर कार्बन निकालेगा बीच का रास्ता, मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन खींच के ला नहीं सकता, लेकिन शेयर तो कर सकता हूं, लेकिन शेयर तो कर सकता हूं। तो कार्बन यहां पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना स्टार्ट करेगा। शेयर करने की वजह से ये 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स, चाहे तो किसी 4 अलग अलग एटम से, चाहे तो 2 एटम से, जितनी इसकी इच्छा हो, इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। अब आप देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होगा क्योंकि इसने शेयर कर लिया। तो कार्बन ना तो डोनेट करेगा ना तो पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेगा। देखो, शेयरिंग का मतलब पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं होता। अगर आप किसी दोस्त के साथ एग्जाम में बैठे हो और अगर आपने उससे ब्लैक पेन या ब्लू पेन मांगा है एग्जाम देने के लिए, तो उसने आपके साथ में शेयर किया है, आप उसका इस्तेमाल करो और एग्जाम खत्म होने के बाद वापस उसको लौटा दो। तो यहां पर कार्बन पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं लेने वाला, वो शेयर करने वाला है। तो यहां पर इसको कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत है, 4 है, 4 और शेयर कर लेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए, भले ही शेयर करने की वजह से लग रहे हो। इसीलिए मैंने ग्रुप 14 के अंदर क्या लिख दिया, एक अलग ग्रुप बना दिया, क्योंकि ये बीच में है। अब बेटा इधर के 3 ग्रुप, इधर के 3 ग्रुप का न्यूक्लियस पावरफुल होता जाता है। ये बोलेगा मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। जब कार्बन ने इतनी दादागिरी दिखा दी कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन ले आया, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा नहीं, तो क्या आपको लगता है ग्रुप 15 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा? नहीं। क्या आपको लगता है ये 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा? क्या आपको लगता है 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा? ये बोलेगा नहीं, अपन लोग बहुत पावरफुल है, 5 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 3 की जरूरत है।
तो अब ये क्या करेगा, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से खींच के लाएगा। अच्छा, मुझे मालूम कैसे पड़ा कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, फॉर्मूले नंबर 2 से। 8 में से नंबर ऑफ वैलेंस शेल इन द इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, तो जैसे ही आप इसमें से 8 - 5 करोगे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 3। मतलब ग्रुप 15 की वैलेंसी क्या हो गई, 3। इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 8 - 6, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। 8 - 7, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1, और इसकी वैलेंसी 8 - 8 यानी कि 0, तो ग्रुप 18 की वैलेंसी क्या हो जाएगी 0। मतलब ये हो गई इनकी वैलेंसीज। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से आप लोगों को वैलेंसी पता लगानी पड़ सकती है, और ये सारी की सारी ग्रुप वैलेंसी कहलाएगी। मतलब ग्रुप 15 के अंदर मौजूद हर एटम ये वैलेंसी शो करेगा, ग्रुप 16 के अंदर प्रेजेंट हर एलिमेंट ये वैलेंसी शो करेगा, ग्रुप 17 में प्रेजेंट हर एलिमेंट ये वैलेंसी शो करेगा, ग्रुप 14, 13, 2, 1 में इन ग्रुप्स में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो अपनी अपनी वैलेंसी शो करेंगे। इन्हें ग्रुप वैलेंसी भी बोला जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट? छापे, फटाफट छापे। चलिए बेटा, हो गया। हाँ, तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो वैलेंसी है, इसको कुछ कुछ वैलेंस भी बोल देते हैं, कुछ कुछ लोग वैलेंसी को कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम भी बोलते हैं। क्लास 10th में आप लोग वैलेंसी को यही पढ़ के आए हो, दैट वैलेंसी इज नथिंग बट द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम। और यही तो है इनकी कंबाइनिंग पावर, यही तो हमने निकाली कंबाइनिंग पावर। कार्बन मैक्सिमम 4 लोगों के साथ जुड़ सकता है न, ग्रुप 15 मैक्सिमम 3 लोगों के साथ, मैक्सिमम, मिनिमम कुछ भी हो सकता है। ग्रुप 16 मैक्सिमम 2, ग्रुप 17 मैक्सिमम 1, ग्रुप 13 मैक्सिमम 3, ग्रुप 2 मैक्सिमम 2, ग्रुप 1 मैक्सिमम 1। ये मैक्सिमम इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी है। अब अगर आप इसमें ट्रेंड ऑब्जर्व करो तो मैं क्या ट्रेंड बताऊं आपको, पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहे हो, पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, ग्रुप 14 तक ये बढ़ी, देखो ग्रुप 1 से ग्रुप 2, फिर ग्रुप 3, 13 और ग्रुप 14 ये बढ़ी, और उसके बाद फिर ये कम हो गई और अल्टीमेटली ग्रुप 18 पर आकर 0 हो गई। तो ये इसका ट्रेंड है। इट इंक्रीजेस अप टू मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड देन डिक्रीजेस। क्या ये ट्रेंड क्लियर है? तो आई थिंक इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं है। ये ग्रुप 14 तक बढ़ती है, तो आप ऐसे ट्रेंड लिख कर आएंगे, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। चलो मैं ट्रेंड लिख ही देता हूं, चलो मैं ट्रेंड लिख देता हूं, ये मिटाई देते हैं और ट्रेंड लिख लेते हैं फटाफट से। फिर चलते हैं एक दानव की तरफ जिसका नाम है ऑक्सीडेशन अंकल। तो चलिए वैलेंसी की बात करते हैं। ऑन मूविंग ट्रेंड देखते हैं हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं यहां पर। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, इट इंक्रीजेस फास्ट, इट इंक्रीजेस फर्स्ट। पहले क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा कहां तक इंक्रीज करेगा, फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 14। इसके अंदर मैंने ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 10 की बात नहीं करी है, यहां पर मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं करा है। क्यों नहीं करा है भी बताऊंगा आपको। एंड देन इट डिक्रीजेस लेटर। इसके बाद फिर क्या हो जाता है, ये डिक्रीज होने लग जाता है। पहले मैं बहुत परेशान था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि ये अब यहां से डिक्रीज होगा, अब मैं बहुत खुश हूं। ग्रुप 14 से ग्रुप 18 पर अभी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? हो ये तो बहुत आसान था, मुझे तो लगा ये बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, पर ये तो बहुत इजी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? चलिए वेरी गुड। अच्छा, अगर अपन ग्रुप में टॉप टू बॉटम चले तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, अगर आप टॉप टू बॉटम चले तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यानी किसी एक ग्रुप में आप ऊपर से नीचे गए तो क्या होगा। तो भाई ग्रुप 1 में अगर आप लिथियम से फ्रांसियम तक जा भी रहे हो तो क्या है, अभी हमने देखा इन सब की वैलेंसी तो +1 ही रहेगी, इन सब की वैलेंसी तो 1 ही रहेगी, नॉट 1 +1। इन सब की वैलेंसी क्या रहेगी, 1, तो इट रिमेन्स सेम। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम द वैलेंसी इट रिमेन्स
द वैलेंसी रिमेन्स सेम, यानी कि नो चेंज। तो ये इसका प्यारे बच्चों ट्रेंड भी हो गया। फटाफट इसकी छपाई अभियान में भिड़ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। आप मेरे नोट्स वीडियो को देखकर भी बना सकते हो, इनफैक्ट आपको बनाना नोट्स इसी से चाहिए, लेकिन अगर आपको सपोर्ट चाहिए एडिशनल तो आपको एप्लीकेशन से उसे लेना होगा, वहाँ पर नोट्स परचेज करने होंगे। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करना चाहें या नहीं। आप चाहें तो यहीं से बना सकते हैं, यहाँ से बनाना नोट्स ज़्यादा बेहतर मानता हूँ मैं हमेशा। अपने नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा बेहतर है, हमेशा अपना काम करो, वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। ना मेरे लाडले बच्चों, अगर हम बात करें वैलेंसी जो कि कंबाइनिंग पावर है एक एटम की, तो आगे चल के ये देखा गया कि जो फास्फोरस नाम का एटम है, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 15। फास्फोरस ग्रुप 15 को बिलोंग करता है। ग्रुप 15 को बिलोंग करने का मतलब है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 होना चाहिए। मतलब इसके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 3। यानी ग्रुप 15 में मौजूद हर एलिमेंट की वैलेंसी 3 होनी चाहिए। और ये अपनी वैलेंसी की कद्र करते हुए PH3 नाम का कंपाउंड बनाता है। जब ये PH3 नाम का कंपाउंड बना रहा है तो यहां पे ये चीज क्लियरली विजिबल है कि कंबाइनिंग पावर, वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज नथिंग बट द कंबाइनिंग पावर। कंबाइनिंग पावर, वैलेंसी को ही क्या बोलते हैं? कंबाइनिंग पावर। तो वैलेंसी यानी कंबाइनिंग पावर फास्फोरस की कितनी है? 3। तो वो देखो 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। यानी हाइड्रोजन की कंबाइनिंग पावर कितनी है? 1। तो एक हाइड्रोजन एक एटम से जुड़ सकता है, लेकिन फास्फोरस 3 एटम से जुड़ सकता है। तो अगर हाइड्रोजन और फास्फोरस को जुड़ना है तो एक फास्फोरस से 3 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, बिल्कुल परेशानी नहीं है इसके अंदर। लेकिन परेशानी कब आनी शुरू हुई? जब हम लोगों ने देखा कि फास्फोरस PF5 नाम का भी कंपाउंड बना रहा है। फास्फोरस PF5 टाइप का भी कंपाउंड बना रहा है। अब ये तो दिक्कत वाली बात हो गई कि अरे, जब आप बोल रहे हो कि फास्फोरस की कंबाइनिंग पावर ही 3 है, तो फिर 5 फ्लोरीन से कैसे कंबाइन हो गया? हाँ, हम लोग जानते हैं फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है, फ्लोरीन की कंबाइनिंग पावर भी 1 होती है। तो एक फ्लोरीन एक एटम से जुड़ सकता है, लेकिन फास्फोरस तो 3 से जुड़ सकता है, यहां 5 कैसे? आई आपको बात समझ में? तो यहां पर जब हम लोगों ने और केमिस्ट्री के अंदर वाइड लेवल पर स्टडी करना स्टार्ट करा, तो हम लोगों ने यह पाया कि ना सिर्फ फास्फोरस, ऑलमोस्ट ऑल DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, some of the p block elements shows multiple valencies। तो अब अगर एक एटम मल्टीपल वैलेंसी शो कर रहा है, तो यहां पर वैलेंसी, क्योंकि हम लोगों ने एक स्ट्रिक्ट तरीके से डिफाइन कर दी कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल या नंबर ऑफ एटम 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी का मतलब क्या डिफाइन किया था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल या 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। और जो भी डिजिट आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, दैट विल बी वैलेंसी, दैट विल बी कंबाइनिंग पावर। लेकिन हम लोगों ने कंबाइनिंग पावर फिक्स की थी कि हर एटम की, हर ग्रुप की एक स्पेसिफिक कंबाइनिंग पावर है, उसके अंदर मौजूद हर एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर वही होगी। लेकिन अब अगर एलिमेंट्स एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उसे ये नाम अब नहीं दे सकते। तो वैलेंसी अब एक पुरानी टर्म हो गई, और क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट्स या बहुत सारे टाइप के एलिमेंट्स एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर रहे हैं, तो अब हम लोगों ने देखा कि यहां पर फास्फोरस PH3 भी बना रहा है,
और चलो PCl3 भी बना रहा है और PCl5 भी बना रहा है। तो अब यहां पर फास्फोरस के ऊपर हम लोगों ने वैलेंसी को ना फोकस करते हुए हम लोगों ने इसके ऊपर चार्ज को फोकस करना स्टार्ट किया। अब हम लोगों ने वैलेंसी छोड़ के हम लोगों ने किस पर फोकस करना स्टार्ट किया? चार्ज पर। चार्ज पर कैसे? हम लोगों ने यहां पर वी हैव स्टार्टेड चेकिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। अब हम यहां पर क्या करना शुरू करेंगे? एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना स्टार्ट करेंगे। क्लियरली विजिबल है फास्फोरस ग्रुप 15 को बिलोंग करता है और क्लोरीन ग्रुप 17 को। हम लोग ट्रेंड के हिसाब से जानते हैं कि जब आप इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, मतलब फास्फोरस के मुकाबले क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। हम लोग पढ़ के आए हैं दैट मीन्स क्लोरीन, जब फास्फोरस के साथ क्लोरीन जुड़ेगा इस तरीके से, 3 क्लोरीन जुड़ेंगे तो तीनों क्लोरीन क्या करेंगे? इस फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे। मानते हो कि नहीं ये बात? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यही मतलब आपको सिखाया था। तो जब क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेंगे तो ये क्लोरीन इसका एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसलिए इस पर -1 चार्ज, ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसलिए इस पर -1 चार्ज, ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसलिए इस पर -1 चार्ज। तो फास्फोरस पे कितना चार्ज आ जाएगा? +3। तो यहां वाले केस में मैंने लिख दिया फास्फोरस पे +3 चार्ज है। सिमिलरली यहां पर फास्फोरस पे +5 चार्ज आ जाएगा क्योंकि क्लोरीन यहां पर 5 है। तो यहां पर हमने देखा कि दोनों के अंदर जब बॉन्डिंग होती है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी ओर। तो इस पर 3 इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से +3 चार्ज, इस पर 5 इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे तो +5 चार्ज। तो यहां पर दोनों में +3 और +5 का फर्क है। तो दिस चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हो गया? इट इज नथिंग बट द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम व्हेन ऑल द एसोसिएटेड एटम आर रिमूव्ड। इसका मतलब क्या है? एसोसिएटेड एटम्स आर रिमूव्ड का मतलब क्या है? जरा इसको भी समझो। एसोसिएटेड एटम्स रिमूव क्यों बोला मैंने? वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब क्लोरीन को आप फास्फोरस से निकालोगे, जब आप इस क्लोरीन को फास्फोरस से खींच के बाहर निकाल दोगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर भाग जाएगा। जब आप इस क्लोरीन को निकालोगे ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच के भाग जाएगा। जब आप इस क्लोरीन को निकालोगे ये भी फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन खींच के भाग जाएगा। तो अब फास्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन लेकर भाग गए, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गए तो +3 चार्ज हो गया। ये हाइपोथेटिकल केस होता, भागते नहीं, अपन इमेजिन करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पर। तो फास्फोरस पे +3 चार्ज हो गया, यहां पर फास्फोरस पे +5 चार्ज हो जाएगा। एंड दिस चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक्चुअली में हम लोग जो वैलेंसी नाम का कंसेप्ट लेकर चलते थे वो बहुत पुराना कंसेप्ट है, वो हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता। इसीलिए अब हम लोग वैलेंसी को आजकल ना यूज करते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट को यूज करते। तो सबसे पहली बात तो आप लोग ये याद करो दैट नाउअडेज, आजकल नाउअडेज वैलेंसी टर्म is not used but oxidation state is now used in the place of वैलेंसी। यही बात समझ में, ओए समझ पाया? तारीख पे तारीख, वीडियो पे वीडियो, लेकिन माय लॉर्ड समझ में नहीं आया। आज जाके आया है, बोलो आया है या नहीं? अच्छी बात है। तो अब हम लोगों ने क्या बोला कि वैलेंसी की जगह क्या यूज करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वैलेंसी तो एक बहुत ही ज्यादा लिमिटेड कंसेप्ट है। वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन देख लो कितने, 1 2 3 हो तो वो वैलेंसी, 4 हो तो 4 वैलेंसी, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको 8 से माइनस कर दो, जो बचे 3 2 1 0 वो वैलेंसी। लेकिन उसके अलावा भी तो आपको बहुत सारे जो एटम्स है वो कंबाइन होते हुए दिख रहे हैं। जैसे अभी अपन ने PCl3 PCl5 का एग्जांपल लिया, तो क्या हर जगह वैलेंसी एप्लीकेबल हो रही है? नहीं। इसलिए हम लोगों ने इसके क्या यूज करना स्टार्ट कर दिया? ऑक्सीडेशन स्टेट। छप गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब अपन जरा ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन कर लेते हैं।
ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ससुरा क्या है क्या. तो इट इज ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इट इज द चार्ज, it is a charge present on the atom when all the associated atoms are removed. When all the associated atoms are removed. So it is the charge present on the atom when all the associated atoms are removed. अपन एक एग्जांपल यहां पर और लेंगे. चलिए कुछ अपन फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरे पास में यहां पर है PCl3 PCl5 NO2 N2O5. देखो जरा यहां पर ऑब्जर्व करो, यहां पर फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है. एक क्लोरीन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. क्लोरीन की अपन जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, -1. समझ में आ रही बात, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. तो 3 क्लोरीन फास्फोरस से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएंगे इसलिए +3. यहां पर 5 भाग जाएंगे इसलिए 5 5. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी नेचुरल वैलेंसी शो कर सकता है, वो अपनी नेचुरल वैलेंसी शो करेगा. अब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट के एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं जो अपन रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना क्लियर हो गया, इट इज नथिंग बट चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम. अब आप देखो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, हमेशा -2. ऑक्सीजन हमेशा क्या चार्ज शो करता है, -2. तो एक ऑक्सीजन पे -2, तो 2 ऑक्सीजन पर -4, 2 ऑक्सीजन पर -4. तो नाइट्रोजन पर कितना आ गया, +4, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर हमेशा -2 होता है. तो 2 ऑक्सीजन पर -4, तो इसको कैसे लिखेंगे, NO2. तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस ऑक्सीजन की 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पर ऊपर इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज थोड़ी है. जैसे N2O5 -2 थोड़ी है, ये न्यूट्रल है. अगर इसके ऊपर -2 होता तो यहां पर मैं इज इक्वल टू के -2 लिखता, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है, इसलिए इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0. तो x - 4 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू +4, यानी नाइट्रोजन के ऊपर +4 चार्ज. यहां पर 5 ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन है, इसलिए 2x + 5. एक ऑक्सीजन पे -2, ये न्यूट्रल इज इक्वल टू 0. तो 2x - 10 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5. तो नाइट्रोजन पर +5 चार्ज. तो अब आप देख रहे हो यहां पर कोई स्पेसिफिक कंबाइनिंग पावर कुछ नहीं होती, वैलेंसी कुछ नहीं होती. जो भी होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है. क्या मेरे प्यारे बच्चों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? चलिए, तो बच्चों यहां पर हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ना कि वैलेंसी. क्या बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? ठीक है, चलेगा इस आगे. चलिए, सुपर. अब वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ने के बाद हम लोग हमारी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, यानी बी नाम से इसको हमारी बुक के अंदर दे रखा है, जिसको अपन डिटेल में हर एक चैप्टर के अंदर, एस ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे. लेकिन यहां पर आप लोग पढ़ेंगे इन प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनोमेलस बिहेवियर. एनोमेलस बिहेवियर, एनोमेलस बिहेवियर. नाउ व्हाट इज दिस एनोमेलस बिहेवियर? बेटा, एनोमेलस बिहेवियर का मतलब समझो. आप एक बात सोचो, अगर मैं आपको किसी ग्रुप का कैप्टन बना दूं, अगर मैं आपको किसी ग्रुप का लीडर बना दूं, तो क्या भाव बढ़ेंगे कि नहीं आपके? आपको आपके स्कूल का हेड बॉय बना दूं, आपको किसी जगह का हेड बना दूं, तो आप पावर में आ जाओगे कि नहीं, तेज चलोगे कि नहीं? फिर आपके ग्रुप मेंबर्स अगर आपसे कुछ बोलेंगे तो आप उनकी बात नहीं सुनो. क्या बोलोगे, मैं लीडर हूं, अपन लीडर है, अपन जो बोलेगा वो तेरे को करना पड़ेगा, क्या अपन तेरी बात नहीं सुनेगा? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. और यहां पर पीरियोडिक टेबल में होता है, क्या होता है? ये होता है दैट एवरी फर्स्ट मेंबर, नहीं एवरी फर्स्ट क्या होता है भाई, फर्स्ट, एवरी फर्स्ट कुछ नहीं होता, ऐसा लिखेंगे फर्स्ट मेंबर, द फर्स्ट member of each group,
द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप। बेटा यहां पर भी जो मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं वो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक की बात कर रहा हूं मैं यहां पर पी ब्लॉक डी ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री पढ़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए हम लोग एक सेपरेट चैप्टर में क्लास 12th में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाया, इसके पहले जो मैंने आपको वैलेंसी पढ़ाई, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाई, वो जब आप डी ब्लॉक में पढ़ोगे तो वो और ज्यादा बड़ी है, वो और ज्यादा डिटेल में है, तो वो चीज वहां पर पढ़ेंगे। अभी अपन एक ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ट्रेंड जो हर किसी चीज के अंदर देखा जाए, तो यहां पर ट्रेंड आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 18 यानी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर देखने को मिल जाता है। सो द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप behaves differently in terms of properties and such behavior is called as anomalous behavior। एंड इस बिहेवियर को क्या बोला जाता है? एनोमेलस बिहेवियर। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं, देखो बहुत इजी है, बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपन यहां पर अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 1 का फर्स्ट एलिमेंट लिथियम, इसका फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम, इसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, यहां पर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अगर हम इन ग्रुप की बात करें तो बेटा इस ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कौन? लिथियम। इस ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कौन? बेरिलियम। इस ग्रुप की अगर बात की जाए तो बेटा ये सारे एलिमेंट्स सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, या अगर इस ग्रुप की बात करी जाए मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब दीज ऑल आर आयोनिक। ये सब कैसे होते हैं? दीज ऑल आर आयोनिक इन नेचर। बेटा आयोनिक इन नेचर का मतलब क्या होगा? दे विल लूज वन इलेक्ट्रॉन, और ग्रुप 2 वाले क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो ग्रुप 1 वाले 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ग्रुप 2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे एंड फॉर्म्स सॉल्ट्स और आयोनिक कंपाउंड्स बना लेंगे या सॉल्ट्स बना लेंगे। लेकिन अगर अपन बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करें, तो दे आर कोवेलेंट इन नेचर। अरे दे आर कोवेलेंट इन नेचर, इनका नेचर कैसा हो जाता है? कोवेलेंट नेचर हो जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते बल्कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, क्योंकि कोवेलेंट का मतलब क्या होता है? शेयर करना। तो देयरफॉर हम यहां लिखेंगे देयरफॉर दे ऑलवेज शेयर्स द इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो अब आपको यहां पर बात समझ में आई गई कि ग्रुप का फर्स्ट मेंबर हमेशा बाकी के ग्रुप मेंबर्स से प्रॉपर्टीज में अलग होगा। ये एक जनरल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, ये एक छोटी मोटी बात आपके साथ डिस्कस की है। एक एक प्रॉपर्टी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तब हम लिथियम, बेरिलियम की एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पी ब्लॉक में हम लोग बोरॉन, देन आपका कार्बन, देन आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब के एनोमेलस बिहेवियर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपके लिए यह जानना जरूरी कि ये ससुरा एनोमेलस प्रॉपर्टी क्या है। तो एनोमेलस प्रॉपर्टी या एनोमेलस बिहेवियर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया क्या? इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्की बात। चलिए अब जरा इसके रीजन की तरफ भी चलते हैं कि ऐसा क्यों होता है। भाई ये जानना जरूरी है ना कि आपने उसको कैप्टन बनाया, आपने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आपने ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट बनाया और वो अपने मेंबर से तेज चल रहा है, तो जरा रीजन समझ लेते हैं। तो देखो उसमें बेचारे की गलती नहीं है, आपने उसको कैप्टन तो बना दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हो, यानी किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा, तो उसका जो स्मॉल साइज होता है वो यहां पर मैटर करता है। अब आप सोचो अगर किसी का स्मॉल साइज है तो उसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और उसका
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो भी ज्यादा होगा। इन 3 की वजह से, इन 4 पॉइंट्स की वजह से क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे? क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वे इलेक्ट्रॉन लूज कर दे? मेटल होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन लूज कर दे? नहीं। क्यों? न्यूक्लियस पावरफुल। किसके मुकाबले? बाकी ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले। पीरियोडिक टेबल में बाकी एलिमेंट से कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ उसके ग्रुप मेंबर्स से की बात कर रहा हूं मैं। ये जो सारी रीजंस बता रहा हूं, ये किसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूं? विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ग्रुप मेंबर, जो आपको कहां दिखेंगे पीरियोडिक टेबल में? टॉप टू बॉटम दिखेंगे। तो स्मॉल साइज होना, आयनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा होना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होना, इन सब वजह से प्रॉब्लम होती है। 5वां, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। भाई फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट होगा वो कौन से पीरियड के अंदर होगा? वो पीरियड नंबर 2 के अंदर होगा। और हम लोग सब जानते हैं पीरियड नंबर 2 के अंदर या तो ns ऑर्बिटल होता है और np ऑर्बिटल होता है। अरे ns में अब n लगाने की जरूरत ही नहीं, 2s ऑर्बिटल होता है और 2p ऑर्बिटल होता है, 2d तो होता ही नहीं है। लेकिन इसके बाद वाले जितने एलिमेंट्स हैं जो पीरियड नंबर 3, 4, 5, 6 में आएंगे, उनके पास तो d ऑर्बिटल भी होगा और f ऑर्बिटल भी होगा। तो इसीलिए वो ज्यादा कोवैलेंसी शो कर सकते हैं। कोवैलेंसी का मतलब होता है ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। जितने ज्यादा ऑर्बिटल्स, उनमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उतनी ज्यादा वो बॉन्डिंग कर सकेंगे। वो अपन डिटेल में आगे सीखेंगे, लेकिन अभी आप रीजन समझे इस बात का। क्या आपको ये बात समझ में आई? अच्छा, स्मॉल साइज होने की वजह से इसका चार्ज बाय रेडियस रेशो, चार्ज बाय रेडियस रेशो, इसको एक बात आप ऐसा समझो, पोलराइजिंग पावर। इसको आप क्या देखो? पोलराइजिंग पावर मतलब किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, वो भी इसकी ज्यादा होती है। रेडियस रेशियो भी इसका क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस पावरफुल है। किसके मुकाबले? इसके ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले, क्योंकि उनका साइज बढ़ रहा है, उनका न्यूक्लियस कमजोर हो रहा है। तो उन सब के मुकाबले ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। ज्यादा खींचने की वजह से इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, खींचेगा। इलेक्ट्रॉन दे देता तो आयोनिक, लेकिन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, इसलिए ये क्या शो करता है? इसीलिए ये लोग मोस्टली कोवेलेंट नेचर शो करते हैं। समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों को बात? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका रीजन। तो ये एनोमेलस बिहेवियर एंड एनोमेलस बिहेवियर का रीजन। फटाफट इसको नोट करेंगे, नोट करें। कर लिया नोट? ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, एक आपको और मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये एनोमेलस बिहेवियर, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट कोवेलेंट नेचर शो करता है, वैसे ही मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात और बता दूं कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, यहां पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नॉट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की बात नहीं कर रहे। इनफैक्ट अपन यहां पर ग्रुप 13 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी अपन बात कर रहे हैं ग्रुप 14 एंड 15 की। वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप 14 यानी कि कार्बन एंड ग्रुप 15 यानी कि नाइट्रोजन एंड ग्रुप 16 यानी कि ऑक्सीजन। अपन 3 लोगों की बात कर रहे हैं। नॉट द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। कैसे बॉन्ड्स? मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि अगर 2 एटम के बीच में फर्स्ट बॉन्ड बनता है तो वो सिंगल बॉन्ड कहलाता है। 2 बॉन्ड बने तो डबल बॉन्ड, और आपको डबल बॉन्ड को क्या बोला जाता है? पी पाई बॉन्ड। अभी सिर्फ इस बॉन्ड का नाम याद रख लो। पी पाई बॉन्ड को क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। कैसे बनेगा? केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने वाले हैं कल से, उसके अंदर ये सब चीजें आ जाएंगी, तब मैं वहां पर आपको और एक्सप्लेन कर लूंगा। लेकिन अभी ये समझो कि ये लोग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। आप अपनी भाषा में इसको याद रख लो, दे कैन फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड यानी ये लोग चाहें तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड,
नाइट्रोजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड एक्सेट्रा। मतलब चाहे तो आपस में भी बना सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्ड बना ले, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बना ले, और चाहे तो एक दूसरे के साथ भी बना ले। मतलब ये बहुत सारे डबल बॉन्ड इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को? तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, एनोमेलस बिहेवियर हो गया, क्योंकि इसके बाद वाले एलिमेंट्स ये चमत्कार नहीं कर सकते। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? चलिए तो मेरे प्यारे गुल्ले मुल्ले बच्चों आगे बढ़ते हैं और दूसरी बात करते हैं डायगोनल क्या बोला मैंने? डायगोनल रिलेशनशिप। So next property that we have to discuss is called as diagonal relationship. Diagonal relationship. Now diagonal मतलब टेढ़ा, diagonal मतलब टेढ़ा। कैसे? देखो, हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट लिखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर दूसरा एलिमेंट का नाम लिखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। नाउ डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? हर ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट की निगाह पास वाले ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट पे होगी। जैसे तुम लोग क्लास में बैठ के लड़कियों को तिरछी निगाहों से नहीं देखते हो, वैसे लड़कियां आपको भी देखती है तिरछी निगाहों से कि नहीं देखती? मेरी तरह हो गया तुम लोग भी? नहीं देखा आज तक? कोई बात नहीं, तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। तो लिथियम पास वाले ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट को ऐसे तिरछी निगाह से देखेगा। दैट मींस लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप हो गया मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप हो गया एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन का डायगोनल रिलेशनशिप हो गया सिलिकॉन के साथ, कार्बन का डायगोनल रिलेशनशिप हो गया फास्फोरस के साथ, नाइट्रोजन का सल्फर के साथ एंड ऑक्सीजन का क्लोरीन के साथ। फ्लोरीन और सोडियम रह गए, इनका किसी के साथ नहीं जम पाया। समझ में आ रही बात? नाउ ये क्या है? एक्चुअली दे शो सिमिलर प्रॉपर्टी, दे शो सिमिलर प्रॉपर्टी, दे शो सिमिलर प्रॉपर्टी। क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो अभी मैं आपको इसको डिफाइन कर दूंगा, लेकिन क्या होगा, लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम जैसी, बेरिलियम की एल्यूमिनियम जैसी, बोरॉन की सिलिकॉन जैसी, कार्बन की फास्फोरस जैसी, नाइट्रोजन की सल्फर जैसी, ऑक्सीजन की क्लोरीन जैसी। यानी हर ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी पास वाले ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट के जैसी होती है। दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। फटाफट से इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप? डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? एवरी फर्स्ट एलिमेंट of each group, every first element of each group shows similar properties, shows similar property as that of the second element, as that of the second element of its corresponding group। कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है पड़ोस वाला। यहां पर अपना कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? पड़ोस वाला। यानी हर ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी कोरेस्पॉन्डिंग ग्रुप के यानी पड़ोसी ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट से मैच करेगी एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। इस प्रॉपर्टी को डायगोनल रिलेशनशिप बोला जाता है। तो क्या ये ट्रेंड समझ में आया? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका रीजन बताओ, आपके स्कूल वाले बहुत ठरकी हैं, जेई वाले, नीट वाले बहुत ठरकी लोग हैं, क्या बोलते हैं? रीजन बताओ, बिना रीजन के काम नहीं चलेगा। तो आप बोलना, देखो भैया हमने बोला कि किसी भी एटम की रिएक्टिविटी उसके एटॉमिक साइज पर डिपेंड कर रही है। साइज छोटा मतलब न्यूक्लियस तगड़ा, न्यूक्लियस तगड़ा तो इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देगा तो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाने देगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यानी सारी जो लफड़ा है वो एटॉमिक साइज के अंदर है, और एटॉमिक साइज के अंदर भी क्या, न्यूक्लियस की पावर के अंदर है। समझ में आ रही बात? तो न्यूक्लियस की पावर ही डिसाइड करेगी इलेक्ट्रॉन जाएगा, आएगा, शेयर होगा, क्या होगा। इलेक्ट्रॉन तो बेचारा छोटा सा बच्चा है। तो यहां पर अगर लिथियम का साइज मैग्नीशियम के जैसा हो तो यह बात समझ में आ सकती है कि दोनों की प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी है। और देखा भी यह गया कि लिथियम का एटॉमिक साइज 152 पिकोमीटर्स होता है
और मैग्नीशियम का साइज 160 पिकोमीटर होता है, विच आर अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है। और तो और जब इनका आयन बनता है, यानी जब लिथियम आयोनिक फॉर्म में होता है, तो इसका साइज 76 पिकोमीटर होता है और मैग्नीशियम का साइज 72 पिकोमीटर होता है। यानी दैट मींस आप देखो एटम के साथ साथ इनका आयोनिक रेडियस या आयोनिक साइज भी ऑलमोस्ट, आई रिपीट, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। क्या है बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द मेन रीजन वाई दे शो डायगोनल रिलेशनशिप। तो आप यहां पर इसका रीजन लिख सकते हैं दैट एलिमेंट्स have almost similar size, hence they shows diagonal relationship। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों को? बोलिए मेरे मित्रों, कोई तकलीफ? आत्मनिर्भर बने, अब कोई तकलीफ नहीं होगी। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलो गाइस, तो यहां पर अब अपना चैप्टर खत्म हो गया। अब आप लोगों को एनसीईआरटी के अंदर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको और कोई कुछ नहीं पढ़ाएगा। इसके बाद एनसीईआरटी में आपको अगर कुछ चीज लिखी हुई दिख भी रही है तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, क्योंकि वो सारी बातें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। इस चीज को, इस चैप्टर को जितना पढ़ना था पढ़ लिया, मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अब आपको भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी, ठीक है? तो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। जिनको लग रहा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ही लेंदी चैप्टर है, उनको मेरी तरफ से 2 मिनट का मौन, क्योंकि वो चैप्टर भी बड़ा है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर भी बड़ा है, लेंदी है, लेकिन इंटरेस्टिंग है और अच्छा चैप्टर है, ठीक है? तो चलिए गाइस, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं, अगला चैप्टर शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।